तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है इंडिया वाली, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 5, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम के लिए क्या क्या चैलेंजेस रहे, और एक टाइम ऐसे आया था कि थोड़ा सा बिल्कुल मतलब भरोसा उठ चुका था लोगों को कांग्रेस के ऊपर से, और फिर कांग्रेस को रिवाइव किसने करा, रिस्टोर कैसे हुई वो, कौन उसके लीडर थे उस टाइम पे, ठीक है। और बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे थे कांग्रेस ने, जैसे बैक टू बैक 2 प्रधानमंत्री की डेथ, 2 प्राइम मिनिस्टर डेथ हो गई थी विद इन 4 ईयर स्पैन, ठीक है। तो ये सब चैलेंजेस थे। वॉर 62, 65, 72, ठीक है। पाकिस्तान के साथ 2 वॉर, चाइना के साथ हार गए थे, फिर क्राइसिस, फूड क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ड्रॉट, मॉनसून फेलियर, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब इसमें मेंशन रहेगी चैलेंजेस में, इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कांग्रेस में इंदिरा गांधी का क्या रोल रहा, कैसे वो इमर्ज हुए, उनको कौन लाया था, उनको जो लाया था उनके साथ उन्होंने क्या किया, विश्वासघात, मतलब जो इंदिरा गांधी को लाया था, पीएम बनाया था, जिन्होंने लीडर बनाया था, उन्होंने भी अपने मतलब से बनाया था कि इंदिरा गांधी इनएक्सपीरियंस है, सो हमारा ही फ़ायदा होगा, हमसे एडवाइस ले लेके ये काम करेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी इनएक्सपीरियंस तो पता नहीं, लेकिन काफ़ी वाइस, क्लेवर प्राइम मिनिस्टर बनी। क्लियर है? तो ये सब कहानी है, मैंने एक तुम्हें ओवरव्यू दे दिया, पता चल गया क्या है चैप्टर। तो थोड़ा सा पढ़ने में मज़ा सा आएगा, थोड़ी राइटिंग मेरी गंदी हो सकती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, तो पहला जो टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन, इसमें पढ़ेंगे कि विद इन 4 ईयर टाइम स्पैन 2 प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई थी, ठीक है। और 64 में नेहरू जी की, 66 में लाल बहादुर शास्त्री की, और 65 में हमारी वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान, जो एक बहुत बड़ी सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए भी था। वॉर लाइक सिचुएशन, जय जवान, और एग्रीकल्चर फेलियर में जय किसान, ठीक है। तो इसलिए ये स्लोगन रेज करा गया था बाय लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। मई 1964 प्राइम मिनिस्टर नेहरू पास हो गए, और जो 60s का जो एरा था उसको हम क्या कहते थे, डेंजरस डिकेड। क्यों? पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कॉम्युनल क्लैश, रीजनल डिविजन्स कुड लीड टू फेलियर ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट, और मतलब ये सब मतलब एक तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम के फेलियर का कॉज हो सकते हैं। क्यों फेल हुआ डेमोक्रेटिक? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनके बेसिस पे फेल हो सकता है, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता था, लेकिन फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, आपकी सब हेडिंग है नेहरू टू शास्त्री। नेहरू पास जो हुए, और उस टाइम पे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे के कामराज, उन्होंने क्या कंसल्ट करा पूरी पार्टी लीडर से और कांग्रेस मेंबर्स से, जो पार्लियामेंट में मेंबर्स थे, कि एक नया पीएम बनाया जाए, ठीक है। तो एक कंसेंसस हुआ, उस पर लाल बहादुर शास्त्री कंट्री के नए प्रधानमंत्री बने, और जो एक सिंप्लिसिटी और कमिटमेंट के ऊपर उनका फोकस रहता था। एक बार ऐसा हुआ था कि बहुत सारे रेल एक्सीडेंट हो रहे थे, तो उस टाइम पे रेलवे मिनिस्टर थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा, फिर उन सारे एक्सीडेंट्स की जिम्मेवारी लेते हुए इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था रेलवे मिनिस्ट्री को, ठीक है। तो आपकी बुक में मेंशन है छोटा सा एक एग्जांपल। तो ये कमिटमेंट है और इनकी सिंप्लिसिटी है, ठीक है। कोई और होता तो हो सकता है कि वो एलिगेशंस को नहीं भी झेलता कि हमारा क्या मतलब है, ये ऐसे एक्सीडेंट हुए वैसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम बने 1964 से 66 तक। ड्यूरिंग शास्त्री टेन्योर कंट्री फेस 2 चैलेंजेस, 2 चैलेंजेस हुए। चाइना की वॉर हुई, तुरंत मॉनसून फेलियर, ड्रॉट और सीरियस फूड क्राइसिस। तो चाइना की वॉर के साथ ये सारी सिचुएशन थी, उसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी वॉर होगी। तो मतलब एक तरह से इनको जब ये 64 में आए थे, चाइना की वॉर 62 में हो चुकी थी, उसके बाद ये सारे चीज़ें इन्होंने चैलेंज फेस करा इन सबसे, ठीक है। उसके बाद ये चैलेंज तो था ही, फिर 65 में इनके ही टेन्योर में
पाकिस्तान के साथ वॉर हो गई थी, ठीक है। पाकिस्तान के तो इन्होंने स्लोगन दिया जय जवान, रिजॉल्व द बोथ चैलेंजेस, फूड क्राइसिस और वॉर सिचुएशन, ठीक है। 10 जनवरी 1963 शास्त्री जी एक्सपायर्ड इन ताशकेंत। ताशकेंत पहले यूएसएसआर में था, अब उज्बेकिस्तान का पार्ट है, ठीक है। ही वॉज देयर टू साइन ताशकेंत एग्रीमेंट विद दी मोहम्मद अयूब खान एंड टू एंड द वॉर। 1965 में जो वॉर चल रही थी उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ गए थे, एग्रीमेंट साइन हुआ था। और ये हमने पहले ही पढ़ा कि यूएसएसआर एज अ मीडिएटर वहाँ पर वर्क कर रहा था, ठीक है, ठीक है। तो यूएसएसआर वाज आल्सो देयर टू एक्ट एज अ मीडिएटर। क्लियर? चले आगे, समझ में आ गया? थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि चैप्टर में कुछ कहानियाँ हैं, समझो। ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, यहाँ क्या था, वहाँ क्या था, ठीक है। फ्रॉम शास्त्री जी टू इंदिरा गांधी, 66 में शास्त्री जी चले गए, ठीक है। अनदर पॉलिटिकल सक्सेशन फॉर द सेकेंड टाइम इन 2 years, दोबारा कैसे? तो एक कंपटीशन हुआ मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में। ये दोनों बहुत ज़्यादा उस टाइम पे प्रोमिनेंट लीडर्स थे, ठीक है। और सीनियर लीडर बैक इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में कॉम्पिटिशन था। जो सीनियर लीडर थे उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट करा, क्यों? क्योंकि इसको कुछ आता नहीं, हम सिखाएंगे, हमारी कहने पे चलेगी, ठीक है। सीक्रेट बैलेट अमंग द कांग्रेस एमपीज, कांग्रेस के जितने भी एमपीज थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके बीच सीक्रेट बैलेट हुआ और इंदिरा गांधी डिफीटेड मोरारजी देसाई बाय द 2/3, ठीक है। जितनी भी वोटिंग थी 2/3 कितना परसेंटेज हो गया? 2/3 कितना हो गया? 2/3% कितना हुआ? नहीं, क्यों डिपेंड करता है? कितना है? किस चीज से? 100% का बता दो, 2/3 कितना हो गया? वैसे जब भी कोई चीज पूछी 2/3 नहीं, 1/3 66.6 होगा ना। तो ये 2/3 इसलिए ऐसे ही पूछते हैं कि 2/3 कितना परसेंट होगा। एंड 3 के ऊपर ही देखेंगे ना, 3 अपने आप में पूरा हो जाता है ना, 100 हो जाता है। अगर 3/3 होता तो पूरा 100 होता, 2/3 है 66.6, ठीक है। इतना समझ में आ गया? Senior leaders supported Indira Gandhi in the belief that her administrative and political inexperience would compel her to be dependent on their for support and guidance. तो मैंने तुम्हें समझा दिया था कि सीनियर लीडर्स ने क्यों सपोर्ट करा इंदिरा गांधी को, कि जो भी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस है वो मजबूर कर देगी इंदिरा गांधी को किसके ऊपर डिपेंड होना, सीनियर लीडर्स के ऊपर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी उस टाइम पे। विद इन अ ईयर ऑफ बिकमिंग पीएम इंदिरा गांधी हैड टू लीड कांग्रेस पार्टी इन लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। तो इंदिरा गांधी बनी और तुरंत उसके बाद लोकसभा में इलेक्शन आ चुके थे 1967 में। 66 में प्रधानमंत्री जी की डेथ हुई, इंदिरा गांधी बनी, तो तुरंत इलेक्शन आ चुके थे। अब इलेक्शन में इंदिरा गांधी को कांग्रेस को लीड करना था क्योंकि पीएम है तो लीड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हमारी क्या है? 4th जनरल इलेक्शन 1967। लैंडमार्क ईयर है इंडियाज पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री का, ठीक है। फ्रॉम 1952 ऑनवर्ड्स कांग्रेस डोमिनेट द पॉलिटिकल सिस्टम इन द कंट्री। 1952 के बाद से ही कांग्रेस डोमिनेट करती रही कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम को, लेकिन इस इलेक्शन में थोड़ा सा लो परफॉर्म करेगी कांग्रेस, ठीक है। कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शन, 4 जनरल कंटेक्स्ट में इलेक्शन के बारे में पढ़ते हो। 4 जनरल इलेक्शन है, विटनेस द मेजर चेंजेस। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस देखेंगे क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इमर्ज होके आएंगी, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या था, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब थी, मानसून फेलियर था, ड्रॉट था, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में डिक्लाइन हो रहा था, सीरियस फूड शॉर्टेज था, ठीक है। और डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जब आप बाहर से ही इंपोर्ट कराते रहोगे तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ख़त्म होता रहेगा, ठीक है। ये होता है ड्रॉप इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ख़त्म हो रही है, ठीक है। और राइज इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहा है? वॉर सिचुएशन, क्योंकि हमने बैक टू बैक विद इन अ 5 year वॉर देख ली थी, ठीक है। और जब से आज़ाद हुए तब से 3 वॉर हो चुकी है हमारी, 48, 62, 65, ठीक है। एंड डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक तरह से प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अगर हमको पॉलिसीज़ को वर्क करना है, उसको
एग्जीक्यूट करना है तो रिसोर्सेज भी बांटने पड़ेंगे जो हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ठीक है, तो अभी ये इलेक्शन का ये सारा मुद्दा है, ये मुद्दा ही तो है। कोई भी पार्टी आएगी जीतेगी या कोई भी पार्टी इलेक्शन में खड़ी होगी तो उसके मैनिफेस्टो में यही तो होगा कि हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे, हम खाना बढ़ा देंगे, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, रेवोल्यूशन लाएंगे, ये लाएंगे वो, तो ये सब चीज़ें तो इसी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, इंदिरा गांधी ने क्या करा, डिवैल्यूएट द इंडियन रुपी अंडर द यूएस प्रेशर में आके उसने रुपी की वैल्यू घटा दी, 5 रुपए पर डॉलर से कर दिया 7 रुपए पर डॉलर। अभी रुपी की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। घटने का मतलब क्या होता है, मतलब ये चीज़ इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? तो इसमें रुपी स्ट्रांग हो रहा है, वीक हो रहा है? वीक हो रहा है। क्यों? देखो ऐसा होता है, मैं बताता हूँ, आप जितना ज़्यादा आप अभी इंपोर्ट करोगे उतना रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। जब एक बार बताओ ना, आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो पैसा जा रहा है, तो पैसा किस में जा रहा है? बाहर पैसा किस में जा रहा है? डॉलर में। जब पैसा आपसे डॉलर में जा रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर खर्च कर रहे हो तो आपका पैसा कम वीक हो रहा है ना। तो अभी इंडिया ने अब अगर मैं इस साल की बात करूँ, मतलब इस एरा की, अब जो जिसमें हम, तो अभी काफ़ी कंट्रीज़ ने अपनी ही करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। सुना होगा तुमने भी न्यूज़पेपर वगैरह में। ठीक है, क्यों? क्योंकि डॉलर का डोमिनेंस नहीं चाहते वो लोग। ठीक है, तो ये सब इस वजह से जब ज़्यादा इंपोर्ट होता है तो वैल्यू आपकी करेंसी की घट जाती है। 80 पार है अभी तो। ठीक है, तो यूएस के प्रेशर में प्रेशर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खाना कौन देगा आपको? तो उसने घटा दी। तो एक बार बताओ ना, 5 रुपए पर डॉलर है, 5 रुपीज़ पर डॉलर से उसे 7 रुपीज़ पर डॉलर कर दी। जहाँ उसको कोई चीज़ खरीदने में 5 रुपीज़ लगते थे, अब उसको 7 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, तो एक बात बताओ ना, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका पैसा बाहर जाएगा, वीक होगा ना। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, इंपोर्ट पे सारा डिपेंड करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका था अगेंस्ट द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। प्रोटेस्ट कौन कर रहे थे? अपोजिशन पार्टी, लोग वगैरह। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, फूड स्कैरसिटी, फूड खत्म हो रहा था। ठीक है, बंद और हड़ताल थ्रू आउट द कंट्री। बंद होते हैं, जैसे होता है मार्केट बंद है, एरिया बंद है, लॉकडाउन टाइम। ठीक है, तो ये सब थ्रू आउट द कंट्री चल रहा था। गवर्नमेंट सॉ द प्रोटेस्ट एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। उन्होंने ये जो प्रोटेस्ट वगैरह देखा है वो ये देखा है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर खराब है। वो ये नहीं देख रहे कि लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है। वो ये देख रहे हैं कि उनका लॉ एंड ऑर्डर खराब है इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टी लॉन्च द स्ट्रगल। तो कम्युनिस्ट और ऑब्वियसली स्ट्रगल को, जो प्रोटेस्ट है उसको कौन लॉन्च कर सकता है? जो लोगों के हित के बारे में सोचे। तो वो कौन सी पार्टीज होती है? सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टीज होती है। ठीक है, दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस द वर्स्ट हिंदू मुस्लिम राइट्स इन सिटी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम राइट्स इस पीरियड। ठीक है, नॉन कांग्रेस, ठीक है, नॉन कांग्रेस पार्टीज जब मिलके एक पार्टी बनाएगी तो उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कहा गया है नॉन कांग्रेस। अपोजिशन पार्टी, जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी वो पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही थी, प्रेशर कर रही थी गवर्नमेंट को। डिवीजन ऑफ अपोजिशन पार्टी वोट्स केप्ट द कांग्रेस इन पावर। जो अपोजिशन पार्टी इसके जो वोट बट रहे थे, अब सपोज करो 5 अपोजिशन पार्टी है, 6 कांग्रेस है, पांचों को अलग अलग वोट मिल रहे हैं। ठीक है, 5 वोट इसको मिले, 5 इसको, 5 इसको, 5 इसको, 25। ठीक है, और इसको मिल गए 6 वोट। ठीक है, जीतने के लिए आपको 6 वोट चाहिए, तो इनमें पांचों में से कोई एक नहीं जीता, और एक साथ आ जाएंगे तो पांचों जीत जाएंगे, लेकिन एक साथ ही नहीं आ गए और ये 6 वोट लेंगे। ठीक है, तो एंटी कांग्रेस फ्रंट बन चुके थे कुछ स्टेट्स में, क्योंकि मेजरली क्या होता था, कांग्रेस सेंटर में भी और बहुत सारी स्टेट्स में भी, लेकिन अब स्टेट में एंटी कांग्रेस फ्रंट बन चुके थे। इन एक्सपीरियंस इंदिरा गांधी, इंटरनल फैक्शनलिज्म। एक तो इंदिरा गांधी को एक्सपीरियंस नहीं है, और कांग्रेस के अंदर बहुत चीज़ें, मतलब डिस्टर्बिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, मतलब माइंडसेट, आइडियोलॉजी बदल रही है, माइंडसेट चेंज हो रहे हैं।
तो फ़ायदा किसका हुआ? एंटी कांग्रेस पार्टीज। तो जब आपस में इनका कॉन्फिडेंस नहीं है, इंदिरा गांधी का इनएक्सपीरियंस है, तो फ़ायदा किसको हो रहा है? एंटी कांग्रेस। द सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया गेव दिस स्ट्रेटेजी नेम नॉन कांग्रेस। तो किसने दिया था इसको नाम? राम मनोहर लोहिया। अकॉर्डिंग टू हिम कांग्रेस रूल वॉज अनडेमोक्रेटिक। उसका मतलब क्या था? उसके अकॉर्डिंग क्या था? कांग्रेस जो रूल है ये अनडेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक मतलब ये डेमोक्रेसी के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये लोगों का ध्यान नहीं रख रही, अपने ऊपर ही सब चीज़ ध्यान कर रही है। आपको रूल कैसे करना है, क्या करना चाहिए, लोगों का ये नहीं कि फूड शॉर्टेज जो भी है, एग्रीकल्चर फेलियर है, मॉनसून फेलियर है, मतलब कुछ तो सब्सिडाइज करो, कुछ तो करो, ठीक है। अपोज द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, और जो गरीब लोग हैं उनके अगेंस्ट में ही काम करो, ठीक है। Therefore, coming together of non-Congress parties was necessary for reclaiming democracy. तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं उनको एक साथ आना पड़ेगा कंट्री की डेमोक्रेसी सिस्टम को बचाने। ठीक है, नेक्स्ट सब हेडिंग है इलेक्टोरल वर्डिक्ट। अब इलेक्शंस का टाइम है 1967 में लोकसभा के इलेक्शन। पहले क्या होते थे, अभी ना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी स्पेशल सेशन स्टार्ट करवाया है पार्लियामेंट का, सब सारी पार्टीज़ को बुलाया है और खुद भी है। ये एक चीज़ पे बात करने वाले, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। जैसे अब स्टेट के इलेक्शन अलग होते हैं, पहले क्या होते थे, एक साथ ही इलेक्शन होते थे, जनरल इलेक्शन एमपीज़ के और एमएलएज़ के भी एक साथ होते थे, जैसे ये है इस टाइम पे, ठीक है। बीच में पिछले 25-30 सालों से ये अलग अलग होने लगे, तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी इसी पे फोकस कर रहे हुए। एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है इससे एक्सपेंडिचर बढ़ता है, जो अभी से बढ़ जाता है ना, हाँ, जो अलग अलग इलेक्शन प्रोसीजर है उससे एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ता है, टाइम कंज्यूम होता है, और ऑब्वियसली छुट्टी भी करनी पड़ती है, ठीक है, तो वर्कलोड भी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है। एक साथ ही सब कुछ एक साथ ही होना चाहिए सब कुछ, वन नेशन वन इलेक्शन। तो पहले ऐसे ही होता था। लोकसभा इलेक्शन 1967 में, स्टेट इलेक्शन, ठीक है, पहली बार कांग्रेस फेस कर रही थी नेहरू के बिना। नेहरू जी नहीं है अब कांग्रेस, देखिए क्या होता है, और नहीं है, शक्तिमान नहीं, ठीक है। और अब देखते हैं पॉलिटिकल अर्थक्वेक कैसे आता है इसमें, इसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक बोला गया। इलेक्शन कांग्रेस मैनेज टू विन बट लोएस्ट वोट 1952 के बाद। 1952 के बाद कांग्रेस की ये जो कांग्रेस ने इलेक्शन जीता है सबसे कम वोटों से जीता है, ठीक है। हाफ ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर डिफीटेड, जितने भी इनके कैबिनेट मिनिस्टर थे आधे से ज़्यादा डिफीट हो चुके हैं, ठीक है। कामराज तमिलनाडु, एस के पाटिल महाराष्ट्र, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल एंड के वी साहे बिहार। तो ये जितने भी बड़े बड़े कांग्रेस लीडर्स थे सब हार चुके थे अपने अपने गढ़ में, सब हार चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट, कांग्रेस लॉस्ट मेजॉरिटी इन 7 स्टेट्स। 2 स्टेट में डिफेक्शन हो चुका है, जीत के लोग जा चुके हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो टोटल 9 स्टेट होगी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला। पहले मद्रास, तमिलनाडु को मद्रास बोला जाता है, ठीक। और डीएमके जो है मद्रास में मेजॉरिटी से आई है, ठीक है। बाकी एक लोकल पार्टी है कोलिशन। नेक्स्ट हेडिंग, सब हेडिंग समझ में आ गया क्या चल रहा है इलेक्शन वर्डिक्ट में? हैं, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? कुछ तो चल रहा है, आ रहा है ना समझ में, कहाँ तक चल रही है कहानी? कि अभी कांग्रेस जीती तो है मगर बहुत कम सीटों से, कम वोटों से, स्टेट में हार चुकी है, 9 स्टेट में हार चुकी है। मद्रास में डीएमके जीती है मेजॉरिटी। कोलिशन 1967 नो सिंगल पार्टी गॉट द मेजॉरिटी, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली। वेरियस नॉन कांग्रेस केम टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज, संयुक्त विधायक दल। इसको संयुक्त विधायक दल भी बोला गया। जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टीज एक साथ आके इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करी, लेजिस्लेटिव पार्टी, ठीक है। बिहार में संयुक्त विधायक दल में कौन कौन सी पार्टीज हैं?
एसएसपी और पीएसपी, सीपीआई लेफ्ट में और जनसंघ राइट में। तो ये मतलब तुम बस ये याद रखना, बिहार में एसएसपी पीएसपी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है। और पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट जीता है, और संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप, ठीक है। तो ये संयुक्त विधायक दल है जिसमें संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप है, जो सीपीआई और सीपीआईएम, एसएसपी, द रिपब्लिक पार्टी, जनसंघ, वो मास्टर ग्रुप में एक साथ। मास्टर ग्रुप इसलिए इसको बोला गया, ठीक है। तो ये पंजाब में नहीं आई कांग्रेस, तो ये पार्टी संघ ग्रुप भी थी और मास्टर ग्रुप भी थी। हाँ, तो दो पार्टी तो है, तभी तो संयुक्त विधायक दल बोला गया, सब नॉन कांग्रेस पार्टी सिस्टम, ठीक। अब डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन की हेडिंग डेफिनेशन क्या है? एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंटेटिव जीता हुआ है किसी पार्टी से, किसी और सिंबल से, उसी पार्टी के, अगर वो इलेक्ट होने के बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसको डिफेक्शन बोलते हैं, ठीक है। आपकी बुक में लिखी हुई है डेफिनेशन, 4 लाइन छोड़ के, उसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? इसके ऊपर लॉ भी बनाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, शेड्यूल 10 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आफ्टर 1967 द ब्रेक अवे कांग्रेस लेजिस्लेटर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंस्टॉलिंग, जो कांग्रेस से जो जा चुके थे लोग, कांग्रेस छोड़ के जा चुके थे, उन्होंने नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट स्टैब्लिश करी 3 स्टेट्स में, हरियाणा, एमपी, ठीक है। कांस्टेंट रीअलाइनमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल लॉयल्टीज, तो जो एक कांस्टेंट रीअलाइनमेंट है, मतलब बार बार जोड़ तोड़ के बनाया जा रहा है और कुछ शिफ्ट हो रहा है, डिफेक्शन हो रहा है, तो इस प्रोसीजर को क्या बोला गया? आया राम, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है स्प्लिट इन द, कोई डाउट है अभी तक? कोई डाउट है? चलो आगे चलते हैं। कांग्रेस की पावर कम हो चुकी थी, ठीक है, और मोस्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट स्टेट डिड नॉट सर्वाइव टू लॉन्ग। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आ चुकी थी बहुत सारी स्टेट में, लेकिन वो बहुत समय तक सर्वाइव नहीं कर पाई थी, क्योंकि उनमें आपस में ही लड़ाई झगड़े हुए, क्योंकि संयुक्त विधायक दल बनाया गया था ना, बहुत सारी पार्टियां मिलकर बनी थी, तो इनमें आपस में लड़ाई झगड़े हो गए थे। ये सर्वाइव नहीं कर पाए, बच्चों की तरह लड़ लिए, दे लॉस्ट मेजोरिटी, ठीक है। तो इन्होंने या तो इनका गठबंधन जो था वो टूट गया, या नया गठबंधन बनाया, या प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है, क्योंकि वहाँ कोई सरकार ही नहीं, ठीक है। तो इन्होंने, इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, इनके बस की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सब हेडिंग है इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट, यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? तो अब जो स्टेट में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, या तो वहाँ नया कोई कॉम्बिनेशन बन गया है, या तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, मतलब कांग्रेस शासन, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी, जितनी बारी मैंने आईजी लिखा हुआ है ना, ये आगे इंदिरा गांधी को ही बोला गया। रियल चैलेंज क्या था इंदिरा गांधी? वो कांग्रेस के अंदर से ही था, बाहर उसको दिक्कत नहीं, बाहर तो आपस में नहीं टिक रहे, तो मेरे को क्या देखे, ठीक है। सिंडिकेट ग्रुप था, अ ग्रुप ऑफ पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लीडर विद इन द कांग्रेस, ठीक है। तो ये बहुत पुराने बड़े लीडर्स थे जो कांग्रेस को चला रहे थे, वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। इन्होंने इंदिरा गांधी की हेल्प करी पीएम बनने में, एक्सपेक्टिंग इंदिरा गांधी टू फॉलो देयर एडवाइस। तो इनको ये लगा कि इंदिरा गांधी को हम पीएम बना देंगे, ये हमारे कहने पे चलेगी और हम राज करेंगे, मतलब हम किंग मेकर है, सिंपल सी है। इंदिरा गांधी ने क्या करा फिर? इंदिरा गांधी चूज ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स फ्रॉम आउटसाइड द पार्टी के बाहर जाके उसने कुछ भरोसेमंद एडवाइजर्स चूज करे, पार्टी से नहीं, क्लियर है। और सिंडिकेट को साइडलाइन कर दिया, किनारे कर दिया, ठीक है। इंदिरा गांधी के पास 2 चैलेंज हुए फिर, टू बिल्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम सिंडिकेट, सिंडिकेट से हटके एक इंडिपेंडेंट ग्रुप या कांग्रेस बनाई जाए, टू
to regain ground that Congress had lost in 1967. कांग्रेस ने जिस जिस ग्राउंड पे हारी थी उस सबको रीगेन करना है। मतलब ये चाह रही है कि कांग्रेस दोबारा से फुल मेजोरिटी जो पहले होती थी ना 1952 50 5 साल बाद 57 में, ठीक है। तो ये है, तो दो थे, सिंडिकेट से अलग होना है और दोबारा रीगेन करना है कांग्रेस को। इंदिरा गांधी ने बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च करे, सीरीज ऑफ इनिशिएटिव, और जो एक तरह से लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज थी। लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज का मतलब क्या होता है? जो सोसाइटी के हित में सोचते हैं, कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट, ठीक है। तो उसने 10 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च करा, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई जिसने 10 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च करा। और 10 पॉइंट प्रोग्राम में कुछ प्रोग्राम ये हैं कि जैसे सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक को सोशली कंट्रोल करा जाए, मतलब प्राइवेटाइजेशन थोड़ी बहुत पकड़ ली जाए उसकी। नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस को नेशनलाइजेशन किया जाए कि सरकार के हाथ में ही आया सारा। सीलिंग अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम की एक लिमिट तक आप प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, खुद ही फूड ग्रेन्स बांटना है पब्लिकली। लैंड रिफॉर्म्स, प्रोविजन ऑफ हाउस साइट टू द रूरल पुअर, जो रूरल एरियाज में जो पुअर है उनको घर दिलाने के लिए। अब आते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 में। अब असलियत सामने आ जाएगी। 1969 फैक्शनल राइवलरी बिटवीन कांग्रेस एंड सिंडिकेट ओपन, वो खुल चुकी है, ठीक है। अब देखा जाएगा, प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन मर चुके थे। सिंडिकेट चूज देयर ओन प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव एंड इंदिरा गांधी चूज हर। इंदिरा गांधी ने अपना चूज करा, सिंडिकेट ने अपना। है कांग्रेस का ही पार्ट, लेकिन कांग्रेस डिवाइड हो चुकी है। तो अभी पता चल गया कि कांग्रेस डिवाइड होगी क्योंकि एक ही पार्टी से 2 रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, ठीक है। ये सब हो रहा है। अभी एक बड़ी मस्त कहानी चल रही है, पता मुझे कहानी। हाँ, सिंडिकेट ने एन सजीवन रेड्डी जो लोकसभा के स्पीकर था, और कांग्रेस इंदिरा गांधी ने बीवी गिरी जो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट। इंदिरा गांधी अनाउंस बिग पॉलिसी मेजर्स। इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े पॉलिसी मेजर्स अनाउंस कर दिए थे। नेशनलाइजेशन कर दिया 14 प्राइवेट बैंक्स को। एबोलिशन ऑफ प्रिवी पर्से। प्रिवी पर्से क्या होता है? जितने भी प्रिंसेस हैं उनको जो भी प्रिविलेजेस दिए जा रही है, जो भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो सब खत्म कर दिया जाए। आज़ादी इनको भारत में इसलिए मिलाया गया था कि हम तुम्हें ये स्पेशल ट्रीटमेंट देते रहेंगे, ये सब चीज़ें। वो खुशी खुशी आ गए। अब इंदिरा गांधी ने चलो निकलो अब यहाँ से, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और मोरारजी देसाई ने इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर छोड़ दिया, गवर्नमेंट छोड़ दी। गवर्नमेंट का मतलब पार्टी ही छोड़, इन दोनों की वजह से जो इसने ये मेजर्स लिए थे ना, 14 नेशनलाइजेशन कर दिया प्राइवेट बैंक। बस तो हमारे लिए अच्छा है, उनके लिए खराब। अभी ये लेफ्ट ग्रुप्स के बारे में सोच रही है, अपना सोच रही है। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे गरीबी बहुत थी, इससे लेफ्ट से क्या मतलब है? उसको हाँ, तो ये अपना सोचिए, ठीक है। तो हुआ गया इलेक्शन का रिजल्ट, बीबी गिरी जीत गए। डिफीट ऑफ ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर्मलाइज द स्प्लिट इन द, एक तरह से जो वो कैंडिडेट था सिंडिकेट का, वो ऑफिशियल कैंडिडेट था कांग्रेस का, क्योंकि वो मेजॉरिटी ऑफ कांग्रेस मेंबर्स ने चूज किया था। तो एक तरह से वो डिफाइन करता है ना, स्प्लिट हो गया, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट हार चुका है, इंदिरा गांधी का कैंडिडेट जीत चुका है। स्प्लिट क्लेम हर ऑन ग्रुप, जो रियल कांग्रेस है उसको क्या बोला गया? न्यू कांग्रेस। और इसके कांग्रेस का नाम क्या है? कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट। इसका मतलब जो एक मतलब जो रियल है या जिसकी नीड है, जो नेसेसरी है, ठीक है, वही ये कांग्रेस है। और सिंडिकेट की कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो ओल्ड कांग्रेस। क्लियर? इंदिरा गांधी कहती है जो स्प्लिट हुआ है वो आइडियोलॉजिकल डिवाइड है, आइडियाज में डिवाइड है बिटवीन सोशलिस्ट एंड कंजर्वेटिव, कि आप जो हम सोशलिस्ट हैं सोसाइटी के, आप कंजर्वेटिव है, आप सिर्फ अपना अपना देखते हैं, ठीक है। बिटवीन प्रो पुअर एंड प्रो रिच, हम प्रो पुअर्स के बारे में सोच रहे हैं, आप लोग रिच के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है द 1971 इलेक्शन
एंड द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, इंदिरा गांधी ने क्या करा कि 1971 के इलेक्शन हुए कैसे कि 1970 दिसंबर में इंदिरा गांधी ने लोकसभा को डिसॉल्व करने का प्रस्ताव जारी कर दिया, लोकसभा डिसॉल्व, क्योंकि अभी 67 में तो इलेक्शन हुए थे, कायदे से कब होने चाहिए थे, फिर 72 में होने चाहिए थे। तो इसने तो और ये जीती भी बहुत कम वोटों से थी, इसमें सिंडिकेट का भी हाथ था। तो ये कह रही कि मैंने फुली ड्राइव नहीं करा है कांग्रेस को, ठीक है, मेरी कांग्रेस नहीं, मेरी नई कांग्रेस जो बनी है वो उसको मैं जिताऊंगा। इसने क्या कर दिया, लोकसभा में डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, प्रेसिडेंट के थ्रू असेंट पास होता, लोकसभा डिसॉल्व करा दी। और इसको सपोर्ट किसका मिला, सीपीआई और डीएमके। ठीक है, फोकस इसका जो फोकस था वो ज़्यादातर लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर था, जो ज़मींदारी सिस्टम एबॉलिश वगैरह ये करना था। ठीक है, लैंड सीलिंग कि एक लैंड के ऊपर साइज सील कर दो कि इससे ज़्यादा किसी के पास लैंड नहीं होना चाहिए। इंदिरा गांधी रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इन दिसंबर 1970। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या हो गए, 5th जनरल इलेक्शन इन फरवरी 1970। अब 5th जनरल इलेक्शन कंटेस्ट के बारे में देखते हैं। लड़ाई होगी तो दिसंबर 1971, बच गई। यही तो इसको फायदा हुआ। इलेक्टोरल कंटेस्ट अगेंस्ट कांग्रेस आर, तो एक तरह से कांग्रेस दो बार बढ़ चुकी है। कांग्रेस आर के अगेंस्ट में सारे पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, और सारे पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस और बाकी अदर पॉलिटिकल पार्टीज मिलके बनाते हैं ग्रैंड अलायंस। ठीक है, एवरीवन रियल कांग्रेस, लोगों को लगता है, हर किसी को लगता है जो रियल कांग्रेस है वो कांग्रेस वो है, ओल्ड कांग्रेस है ऑर्गेनाइजेशन। राइट, आर क्यों लेता है वो लेफ्ट, आर का मतलब रियल या रिक्वेजेंट। ठीक है, ग्रैंड अलायंस फॉर्म अगेंस्ट इंदिरा गांधी। इसमें बहुत सारी पार्टीज थी, एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, भारतीय क्रांति दल। ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज थी। और सीपीआई ने रूलिंग पार्टी से कांग्रेस के साथ ही अलायंस बना लिया। इंदिरा गांधी सेड अपोजिशन ओनली वन एजेंडा, जो अपोजिशन का जो एक ही एजेंडा है बस, क्या है, इंदिरा हटाओ। ठीक है, लेकिन इंदिरा ने इस स्लोगन को क्या एक स्लोगन फ्रेम कर दिया, इंदिरा ने बोल दिया गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। और फोकस किस पे करा, ग्रोथ ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर्स हैं उन पे ग्रोथ हो जाए। ठीक है, इम्पोजिशन ऑन सीलिंग ऑन रूरल लैंड होल्डिंग, ये तो हम सुन ही रहे हैं कि सील मतलब एक लैंड होल्डिंग पे सीलिंग कर दे। ठीक है, एबोलिशन ऑफ प्रिवी पर्से, ये भी हमें पता है, जो प्रिंसेस को प्रिविलेज दी जाती है, स्पेशल प्रिविलेज, वो हटा दी जाए। रिमूवल ऑफ इनकम डिस्पैरिटी इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो एक तरह से ये कह रही है कि इनकम डिस्पैरिटी भी हम खत्म कर देंगे जब गवर्नमेंट मतलब एक तरह से पब्लिक सेक्टर बढ़ जाएगा कि ऑलमोस्ट सबकी इनकम बराबर होगी, ऐसा कोई डिस्पैरिटी नहीं होगी, कोई कम ज़्यादा नहीं कमाएगा। और इसको सपोर्ट किसने करा, लैंडलेस लेबरर्स, दलित्स, आदिवासीज, माइनॉरिटीज, वुमेन, अनएम्प्लॉयड यूथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है अनएम्प्लॉयड यूथ का है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी का एक ही गोल था, बिल्डिंग इंडिपेंडेंट नेशन वाइड पॉलिटिकल सपोर्ट। तो इसकी वजह से नेशन वाइड पॉलिटिकल सपोर्ट वो चाहिए। ठीक, आउटकम एंड आफ्टर इलेक्शन का रिजल्ट क्या हुआ, कांग्रेस एंड सीपीआई जीती 375 सीट्स, ऑलमोस्ट 48% वोट्स। और कांग्रेस आर को अकेले कितने मिले, 352 सीट्स, 44%। ठीक है, और कांग्रेस ओ लेस देन 1/4 वोट, 1/4 सीट, 1/4 वोट एंड 16 सीट। ठीक है, इंदिरा गांधी क्लेम रियल कांग्रेस डोमिनेट पोजीशन इन दी इंडियन। तो अब ये क्या क्लेम कर रही है, जो असली कांग्रेस है उसने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में अपना डोमिनेट। ग्रैंड अलायंस क्या हो गया, ग्रैंड फेलियर। ठीक है, लेस देन 40 सीट्स। ठीक है, आफ्टर इलेक्शन वॉर विद, और ये पाकिस्तान को इसने स्प्लिट कर दिया, बांग्लादेश बना दिया ईस्ट पाकिस्तान को, और इसको और
पॉपुलैरिटी ठीक है। इंडो पाक वॉर, बांग्लादेश फॉर्म, आईजी गॉट इंदिरा गांधी और पॉपुलर हो गई। 1972 में इंदिरा गांधी पार्टी ने स्टेट इलेक्शन में भी, 72 में लोकसभा होने ही थे ना, तो इसने लोकसभा पहले ही करवा ली। स्टेट इलेक्शन तो हुए 72 तो अब तो स्टेट इलेक्शन में कभी किसी के हो रहे हैं, कभी किसी नहीं, तो अब वही है ना, वन नेशन वन इलेक्शन हो। अभी कर्नाटक को या जर्मन का तो यूपी के होंगे, ठीक है, तो 5 साल सरकारें वो इलेक्शन ही करने में लग जाती है। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन में भी सारी जगह कांग्रेस आ चुकी है। हर साल किसी न किसी इलेक्शन हो रहा है। ये ठीक है। अब 2 सक्सेसिव इलेक्शन विक्ट्रीज इंदिरा गांधी के टेन्योर में, सेंटर और स्टेट। 71 में सेंटर, 72 में स्टेट। ठीक है, तो कांग्रेस ने डोमिनेट कर लिया एक तरह से और पावर आ गई सारी स्टेट्स में। लास्ट टॉपिक, रेस्टोरेशन। क्या है इस चैप्टर में? इंदिरा गांधी ने, रिस्टोरेशन का मतलब है दोबारा स्टेब्लिश करना, रिस्टोर करना। इंदिरा गांधी ने रीइन्वेंट करा कांग्रेस पार्टी को दोबारा से, लेकिन एक डिफरेंट पार्टी थी जो नई थी, पॉपुलर लीडर थे, लेकिन वीक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था। इसका लीडर ही पॉपुलर था बस, इंदिरा गांधी, लेकिन जो बाकी के जो मेंबर थे वो वीक थे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वीक था। इलेक्शन इसने जीता, डिपेंडेंट ऑन मोर सोशल ग्रुप, और ज़्यादा सोशल ग्रुप पे ये पार्टी डिपेंड हो चुकी है। कौन कौन से? वुमेन, पुअर, दलित, आदिवासी। इंदिरा गांधी रिस्टोर्ड कांग्रेस सिस्टम बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ द कांग्रेस सिस्टम इटसेल्फ। इसने कांग्रेस सिस्टम का नेचर ही चेंज कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा रिस्टोर कर। तो चेंजेस लोगों को पसंद आए, और कैसे लोगों को? अनएम्प्लॉयड यूथ, वुमेन, दलित, आदिवासी। डिस्पाइट पॉपुलर, तो एक पॉपुलर तो थी लेकिन कुछ कमियां भी थी। डिडंट हैव कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब ऑल टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अभी इतनी बड़ी नहीं पार्टी बन चुकी थी, पार्टी तो थी लेकिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वीक था, तो अभी इसको कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन को एब्जॉर्ब करने में थोड़ी सी कैपेसिटी नहीं थी। कांग्रेस कंसोलिडेटेड इस पोजीशन, उसने अपना दबदबा बना लिया था। इंदिरा गांधी एज्यूम्ड अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंट पॉलिटिकल। अनप्रेसिडेंट मतलब जो कभी मतलब स्टेबल कह सकते हैं उसको, पुरानी, एग्जिस्टेड। ठीक है। पॉपुलर अनरेस्ट एंड मोबिलाइजेशन अराउंड इशू ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को लेके पॉपुलर अनरेस्ट होते गए हैं। ठीक है, और मोबिलाइजेशन होता गया कि मतलब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक तरह से पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा है, हड़ताल चल रही है, बंद चल रही है, तो ये डेवलपमेंट को लेके चलते रहे। ठीक है। इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, और जिसका मतलब दिस लेड टू द थ्रेटेंड द वेरी एग्जिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। एक तरह से जब इकोनॉमिक डेप्रिवेशन हो रहा है तो कंट्री की गवर्नमेंट को थ्रेट है, एक तरह से उसके कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को भी थ्रेट है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। चैप्टर एंड्स हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।